आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। 1 लाख करीबन 1,25,000 वैकेंसीज हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में अराइज करते हैं, जिसमें 2.5 से 3 करोड़ लोग इसको लेते हैं। ये बस 3 ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ। रेलवे में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, बैंक्स के लिए IBPS है और बाकी सरकारी कामों के लिए SSC है। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आंकड़े लिए जाएं तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 करोड़ लोग बारी बारी से हर एग्ज़ाम को देते जाते हैं। मतलब पहले मैंने RRB दे दिया, उसके बाद SSC भी दे दिया, उसके बाद IBPS भी दे दिया। मैं सारे पूरे साल में मैं एग्जामिनेशन ही देता रहता हूँ जब तक मेरे को काम मिल नहीं जाता है। तो अब एटलीस्ट एक लेवल इसमें कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक ही टेस्ट इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस, एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये स्कोर लेके उसमें भर्ती करना चाहती है तो वो इस कॉमन एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम के बेसिस पे जो स्कोर्स मिलेंगे उनको लेके अगले लेवल एग्जामिनेशन के लिए वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक सोसाइटी होगी, ऑटोनमस सोसाइटी अंडर सोसाइटीज़ एक्ट। तो इसमें तीनों एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जैसे मैंने कहा SSC के, RRB के और IBPS के, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इस सोसाइटी को फॉर्म करने में, गवर्निंग बॉडीज़ में। ये कंडक्ट करेगा टायर 1 एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे अधिक लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो 2.5 करोड़ जो मैंने कहा, वो फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन है, टायर 1 एग्जामिनेशन है, उसको कंडक्ट करेगी। ये फुल्ली ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और उसके स्कोर्स जो हैं वो इमीडिएटली कैंडिडेट को मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे वो किसी भी एजेंसी में अपना, या SSC हो या RRB हो या IBPS हो, वो स्कोर के आधार पे वो अप्लाई करके अगले लेवल एग्जामिनेशन ले सकते हैं। अब 3 ही एजेंसीज को पहले लिया है हमने, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे ये स्टेबलाइज होता जाएगा तो सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज में इस स्कोर को एक्सेप्टेंस देने की, इसको एक्सपैंड करने की भी हम सोच रहे हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि स्टैंडर्ड करिकुलम होगा, एक ही करिकुलम होगा, एक पाठ्यक्रम के अनुसार एग्ज़ाम दिया जा सकता है। हर ज़िले में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हर ज़िले में एग्जामिनेशन सेंटर्स एटलीस्ट एक, और जहाँ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं तो मोर देन एक, सेवरल सेंटर्स खोले जाएंगे, सो दैट ये जो अर्बन बायस है, जो दूर दराज इलाके में जो सेंटर्स नहीं हैं, अब हर ज़िले में ये सेंटर खोले जाएंगे। तो दिस विल बी ए बिग बोन फॉर वुमेन, for the poor and the rural candidates. There will be a standard degree of difficulty. So nobody can say that that exam was easy, this exam was difficult. There will be standard degree of difficulty. And another important thing is ये multiple languages में होंगे. The initial attempt is to make it in at least 12 languages, 12 Indian languages, so that people from different parts of the country, they can take part in the examination
and increase the representation in the central government jobs. Next, please. The common eligibility test, as I mentioned, was a first level test to shortlist the candidates. The scores will be valid for 3 years. Means same scores you can use for 3 years, and you also have an opportunity to improve your score by giving the examination again. And the best score in all your attempts will be taken for the purposes of the recruitment. Next, please. So in short, when I give you the picture, it is a common registration portal जहाँ पे एक ही registration portal पे candidate को register करना होगा. Question bank with same degree of difficulty, एक question bank होगा जिसमें से central server बहुत secure manner में रखा जाएगा. वो test center में security के साथ जाएगा with all the protocols which are required, the technological firewalls etc. उसमें होंगे. और फाइनली वो स्कोर्स जनरेट हो जाएंगे जो 3 साल के लिए उनको वैलिड होगा. सर मेरा सवाल जितेंद्र सर से है. सर एक बात बताएं कि इसमें उम्र को लेके आपने कहा कि एज बार वो किस तरीके से होगा. मान लीजिए रेलवे में उम्र की कोई सीमा है, बैंक में कुछ सीमा है, एसएससी की कुछ सीमा है, तो क्या इसमें कोई कॉमन उम्र की सीमा होगी या फिर ऐसा? नहीं, देखिए प्रीलिमिनरी टेस्ट में जिस प्रकार की सीमाएं पहले से निर्धारित है वही रहेंगी यहाँ पर भी, और बाई एंड लार्ज अलग सीमाएं नहीं है. मतलब कॉमन जो सर्विस रूल्स में जो एज लिमिट है वो उसी तरह से रहेगी. भले अब जैसे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए थोड़ी सी एज लिमिट अलग है, कुछ दिव्यांगों के लिए अलग है, तो दैट रूल्स रिमेन्स एज इट इज़. दैट हैज़ नॉट बीन टच्ड. दिस इज़ ओनली टू ब्रिंग इन ईज ऑफ सिलेक्शन बाई ओवरकमिंग वन स्टेज, फर्स्ट स्टेज, और बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ा गया. 52. मेरा सवाल जितेंद्र सर से है. सर जिस तरह से एनटीए बना था आज से 2-3 साल पहले, तब जो है स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी से अप्राइज करने के लिए उन्हें मॉक टेस्ट भी देने की इजाज़त दी गई थी, और ताकि वो कंप्यूटर वगैरह से फेमिलियर हो जाए. जो नेशनल रिक्रूट एजेंसी बन रही है, क्या जो पेपर 2 साल में होने, मतलब साल में 2 बार होने वाले हैं, क्या जो कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं उन्हें मौका मिलेगा कि वो मॉक टेस्ट पहले दें, ताकि जो है वो अप्राइज हो सके टेक्नोलॉजी से किस तरह, क्योंकि दूर दराज से लोग आएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आएंगे, कई लोग जानते भी नहीं है कि ऑनलाइन में कैसे दिया जाएगा, कैसा फॉर्मेट होगा. क्या ऐसे मौके दिए जाएंगे? बल्कि उनको ये फ़ायदा रहेगा. एक तो जैसे आपने कहा, आपकी बात से ही जुड़ती बात है कि यकीनन दी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अथॉरिटीज़ ये भी सुनिश्चित करेंगी वहाँ प्रशिक्षण भी किया जाए, अवेयरनेस भी होगी. वो शायद प्रेजेंटेशन में आया भी बीच में. और साथ ही साथ जो लोग दूर दराज, जैसे आपने कहा, हु हैड नो एक्सेस एट ऑल, वो ऐसे लोग हैं जो पहुंच ही नहीं पाते थे सेंटर तक, वो कम से कम अब इस स्थिति में होंगे, सेंटर पे पहुंचेंगे और वहाँ उनका प्रशिक्षण होगा. सो दिस इज़ अ ह्यूज ब्रेक थ्रू फॉर देम. ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एग्जाम लेगी 2.5 करोड़ या 300 बच्चों का, ये केवल प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा या टायर 2 बाद में जो रिटेन होता है उसके लिए क्या अलग अलग तीनों एजेंसियाँ अपनी लेगी एग्जाम, या यही बाद में भी करेगी? नहीं, आपने जैसा कहा ये प्रीलिमिनरी होगा, क्योंकि बाद में स्वाभाविक है कि उसका स्वरूप बदल जाता है. द टेनर एंड टोन ऑफ द एग्जाम विल चेंज, क्योंकि पहला बाई एंड लार्ज करिकुलम भी एक ही जैसा होता है, वो बेसिकली एलिमेंट्री है. उसके बाद मान लीजिए किसी ने बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो बैंकिंग सेक्टर की नुक्ता नज़र से ही उसके क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा, और सिलेक्शन भी उसी तरह की होगी, क्योंकि उनके पास मेरिट लिस्ट होगी एम्प्लॉयर के पास, उसके सामने होगा कैंडिडेट का प्रोफाइल, और कैंडिडेट उसी के लिए अप्लाई करेगा. तो आपका कहना ठीक है, प्रीलिमिनरी स्टेज एलिमिनेट हुई है. दूसरी करने में थोड़ी दिक्कत है, कोई रेलवे में या कोई जाएगा, कोई एसएससी के नौकरियों के लिए जाएगा. 56. सर उसी सवाल पे, मतलब आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस जो बैंक, ये एबॉलिश नहीं हो रहे हैं? नहीं, एबॉलिश करने की बात नहीं है. हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो उनका पहला टेस्ट है, और ये अभी चूँकि नया प्रयोग है और नया इंटरवेंशन, नया रिफॉर्म है, तो टू बिगिन विद 3 इसमें शामिल है. आगे चल के और इसी अनुभव के आधार पर बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भी शामिल किया जा सकता है. नहीं, जैसे अगर मैं कैंडिडेट हूँ, मैं फर्स्ट राउंड ये देता हूँ, मुझे जितने भी मार्क्स स्कोर में जितने आएंगे वो लेके मुझे फिर इन तीनों एजेंसी में से जो भी नौकरी जहाँ भी वहाँ मैं जा सकता हूँ. अगर आप उस लेजिटिमेट लिस्ट में आ जाते हैं, तो अब आपको जो एडवर्टाइजमेंट अगली आएगी, मान लीजिए बैंकिंग की, तो आपने उसको अप्लाई किया, उसने आपको देखा, आपने उसको देखा, दोनों की अगर अनुकूलता मिल गई तो आपको नौकरी मिल गई.
या आपकी सिलेक्शन हो गई फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ टेस्ट विच विल ऑफ कोर्स बी मोर स्पेशलाइज्ड टेस्ट, क्योंकि आपके जॉब की नौयत और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन जो उसने पहले एक टेस्ट करना था उससे आप बच गए, वो भी बच गए कंडक्ट करने से, और आपको वो दुविधा नहीं रही कि आपको जगह जगह 20 सेंटरों पे जाना पड़े या 20 जगह। और उसमें क्या होता था तो कई बार आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे कि साहब चलिए इस बार वो करेंगे, उसमें नहीं अपीयर होते। अब इसमें आपके लिए खुल गया, आप हर जगह एलिजिबल हो गए।